हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे बढ़िया है। तो आज अपने पास ये हमारा जो क्लास है, थर्ड क्लास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का। तो आइए क्लास थर्ड को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर से मैं बोलूँगा एक बात, आप पेन और नोटबुक लेके बैठें, पहले समझ लें और चीज़ों को नोट जरूर करेंगे साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है, मैंने फिर से लिखा और कुछ बातें यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिक फंडा तो आपको पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ से डिस्कस करता है, किस चीज़ से वो डील करता है। तो मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन काम है, सबसे पहला मैंने बोला फाइनेंस फंक्शन से रिलेटेड करता है। क्या, किस चीज़ से रिलेट करता है? फाइनेंस फंक्शन से। उस फाइनेंस फंक्शन की बात करो तो उसमें तीन चीज़ें फंडामेंटल्स क्या क्या है। एक आपके पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है, दूसरा यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन, और यहाँ लिख रखा है पहला आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गलती से लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंस का फंक्शन है उसमें तीन मोस्ट फंडामेंटल काम होता है। क्या क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिंग डिसीजन का और डिविडेंड डिसीजन का। तो सबसे पहले अपने पास अभी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन से डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को अपने पास अभी हम समझेंगे। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, एक मिनट बस। अगर जब हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो उसमें हमें डिसीजन लेना होता है कि भाई हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है बात। अब इन्वेस्टमेंट तो करोगे, कहीं कहीं हम सोचते हैं कि हम पैसा 1 साल के लिए लगाएंगे, कहीं हम सोचते हैं पैसा 5 साल के लिए लगाएंगे, कहीं 10 साल, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल। तो एक बात यहाँ निकल के आती है कि इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है और एक शॉर्ट टर्म हो सकता है। अब बात आती है एक बिजनेस में, एक कंपनी के केस में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है क्या भाई? देखो, आप जो अपने पास बिजनेस में स्टॉक खरीद रहे हो, है ना, उधार पे आपने किसी को सामान बेच दिया, ठीक है। और जो ऐसे और मैं बोलूँ, जैसे आपने स्टेशनरी लिया या हिसाब किताब करने के लिए, तो ये सब में जो पैसा आप पर लग रहा है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। मतलब आपके 1 साल के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि मैं बोला स्टॉक आपने लाया, तो स्टॉक हमारा तो रोज़ सेल होता है, ठीक बात है। स्टेशनरी ला रहे हो, पेन है, पेपर है, हिसाब किताब करने के लिए, तो वो तो आपको रोज़ डेली बेसिस पे यूज हो रहा है। तो ये सब में जो आप पैसा लगा रहे हो, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लगा रहे हो, है ना, क्योंकि उससे बेनिफिट तुरंत मिलता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि कुछ खर्च तो आपको शॉर्ट टर्म करना पड़ता है, कुछ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल से लाइक कि भाई कुछ कैश आपके पास हमेशा चाहिए, कुछ इन्वेंट्री पे आपको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स वगैरह, और रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स क्या होता है, आपको कभी कभी क्या होता है कि उधार पे भी तो आपको सामान बेचना पड़ सकता है ना। तो जिसको हम उधार पे सामान बेच रहे वो हमारे लिए क्या होता है? डेटर होता है ना। तो मतलब एक बात सोचो आप, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, सपोज कि 50,000 रुपये का स्टॉक आपने क्या किया ना, 50,000 का स्टॉक किसी को क्रेडिट पे सेल कर दिया सपोज, तो सामने वाला आपके लिए क्या बन गया? डेटर। तो डेटर आपको देगा 2-3-4 महीना में पैसे देगा, 5-6 महीना पैसे दे देगा। तो ये भी आपके लिए क्या हो गया? एक तरह का एसेट्स हो गया। मतलब इतने रुपए आपके फंस रहे हैं, मतलब ये बोल सकते हो इतने रुपए का स्टॉक आपने के इन्वेस्ट कर रखा है। इन दैट सेंस रिसीवेबल्स भी क्या हो जाता है आपका? एक तरह का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो सकता है। ठीक, तो मैंने इस तीन चीज़ को सर्कल किया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और मैंने बोला बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने ये तीन चीज़ माना। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपका दो चीज़ इफेक्ट होता है, एक होता है लिक्विडिटी इफेक्ट और दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट। लिक्विडिटी मतलब क्या, आपके पास कितना कैश रहने वाला है, कितना कैश नहीं रहने वाला, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन से इफेक्ट होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी कैसे इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, जैसे कि जितना ज़्यादा स्टॉक होगा आपके पास, कैश उस अमाउंट से कम होते जाएगा। बट स्टॉक ज़्यादा है अगर, और मार्केट में आपका एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का बिजनेस है, मतलब कहने का एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, आप कॉम्पीट बढ़िया कर रहे हैं अदर बिजनेस से, तो आपको प्रॉफिट भी बढ़ेगा, वहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, मतलब स्टॉक का लेवल अच्छा, तो कैश कम, है ना, क्योंकि आपने कैश को इन्वेस्ट कर दिया हुआ किसमें? स्टॉक में। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? स्टॉक ज़्यादा, तो रेंज ऑफ गुड्स, रेंज ऑफ स्टॉक आपके पास ज़्यादा है, तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा होने के चांसेस बिल्कुल है।
तो मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट टर्म डिसीजंस में ये तीन चीज़ इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, जिससे कि आपका लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होता है। ठीक बात। अब आते हैं हम आ रहे हैं अपने पास लॉन्ग टर्म डिसीजन पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। तो मैं बोलूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक और नाम दिया गया, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं भाई? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब ये है क्या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इस चीज़ को आप पहले समझिए, बड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो चलो मैं इस चीज़ को इरेज करके, है ना, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब एक कंपनी ने यह डिसीजन लिया भाई कि मुझे फिक्स एसेट्स में बहुत बड़ा एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है ना, एक मतलब कि आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं, आपका फैक्ट्री या प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, ठीक बात है, बट कंपनी ने जब डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कि मुझे सपोज 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का 1 CR या 2 CR 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, किस चीज़ में? बहुत हेवी प्लांट एंड मशीनरी लाना है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है किसी पार्टिकुलर जिस बिजनेस में आप इन्वॉल्व है। ठीक है भाई। तो देखो कैपिटल बजटिंग डिसीजन वहाँ पे उस चीज़ को, उस डिसीजन को बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी के लिए। ठीक, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे डिसीजंस को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और ऐसे डिसीजंस आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे पॉजिटिवली और निगेटिवली, है ना। एक चीज़ बताता हूँ, मैंने इस लाइन को यहाँ लिख भी रखा है, इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट। या एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये लाइन दे रखा है। क्या मतलब है कहने का? देखो सपोज आपने 1 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी में आपने इन्वेस्ट कर दिया सपोज, ठीक, और आपने तो अच्छा ही सोच के इन्वेस्ट किया होगा ना कि जिस बिजनेस का हम सोच रहे हैं वो बिजनेस हमारा बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक बात है, और ये इन्वेस्टमेंट हो गया और आपने बहुत डिसीजन लेके, बहुत सोच समझ के, बहुत अपना लॉजिकल रीजनिंग लगा के, सोच समझ के आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मान लीजिए किसी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो डिसीजन लिया गया ये हो गया है गलत, ये क्या हो गया है? गलत। तो क्या इस डिसीजन को रिवर्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अगर आप डिसीजन को रिवर्स करते हो, रिवर्स मतलब सोचते हो डिसीजन को चेंज कर ले, पैसा तो जा चुका है, मशीन्स तो आ चुके हैं, तो ये डिसीजन इरिवर्सिबल है एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। मतलब है तो इरिवर्सिबल, लेकिन अगर आप रिवर्स करते हो, डिसीजन को चेंज करते हो, तो एक ही शर्त पे हो सकता है, एक ह्यूज कॉस्ट आपका इन्वॉल्व होगा, बहुत बड़ा पैसा का नुकसान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला फिर से, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इरिवर्सिबल है, बट रिवर्सिबल कब है? तो वही बोला इरिवर्सिबल एक्सेप्ट, मतलब इरिवर्सिबल अगर नहीं, मतलब रिवर्स करना है तो कब हो सकता है? एक ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जितना बड़ा आपने रुपया लगाया इतने बड़े अमाउंट का, कहीं ना कहीं प्लांट एंड मशीनरी जो आया 1 करोड़ रुपए का, अपने डिसीजन अब चेंज करना है सपोज, तो आपके पास आ गया, अब तो कोई आप सोच रहे मार्केट में कोई इसको ले ले तो कुछ सस्ता ही मिलेगा, 1 करोड़ तो मिलने वाला है नहीं, एक तो वो नुकसान, कोई ले लिया सपोज 70 या 80 या 60 लाख में या 50 लाख में, एक तो वो नुकसान, है ना। और उस पीरियड में आपका कोई प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, क्योंकि आप बीच में डिसीजन चेंज कर रहे हो, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह का बात होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, तो उसका भी एक नुकसान है आपके लिए। तो डिसीजन बड़ा ही ध्यान से लिया जाता है, बहुत कॉम्पिटिटिव डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन से क्या क्या इफेक्ट होता है उस चीज़ को आप ध्यान समझिए। अर्निंग कैपेसिटी, तो मान लिया मैंने कि आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया और बड़ा अच्छा वगैरह एसेट्स वगैरह आपने में इन्वेस्ट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया और आपकी बिजनेस प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपका अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। पहले 2 मशीन था, आपने 4 मशीन कर लिया, 5 मशीन कर लिया, तो जितना मशीन्स के पीछे इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये सारा क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपका। दूसरा क्या है? एसेट साइज, एसेट्स का साइज, फिक्स एसेट्स का साइज, प्लांट एंड मशीनरी का साइज, साइज मतलब अमाउंट, है ना, प्लांट एंड मशीनरी, इनका अमाउंट, इनका वैल्यू आपके बिजनेस में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ये भी इफेक्ट होगा, दैट मीन्स एसेट साइज इफेक्ट होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे जैसे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपका रेशियो का अर्निंग ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। अर्निंग ऑफ रेशियो इंक्रीज होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा। कॉम्पिटिटिवनेस, आप जैसे जिस तरीके से जिस समय में
आप अपने पास नया नया मशीन्स ला रहे हो, अपडेटेड मशीन्स ला रहे हो, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप और कॉम्पिटिटिव होते हैं अपने बिजनेस के अंदर, है ना। दूसरे बिजनेस आप आगे निकलते हैं, क्यों भाई? क्योंकि आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है अब इन कंपेरिजन टू अदर बिजनेस। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कॉम्पिटिटिव आप ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक बात है। यहाँ लिख रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इस एरिया पर हो सकता है लाइट पड़ रहा होगा, इसलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। मैंने क्या बोला? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, उस चीज़ को ध्यान से थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है? कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो, अगर मैंने कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया अपनी कंपनी के लिए, तो एक बड़ा अमाउंट वहाँ पे कुछ इन्वॉल्व करूँगा ना, तो उसे एक प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट मान लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि भाई एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, तो एक आप मान लेते हैं कि आपका टारगेट है, तो उसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, है ना। एक नाम दे सकते हैं कि मुझे आने वाले 2 साल में इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो मेरा एक टारगेट, एक शेड्यूल है, जिसको नाम हम क्या दे सकते हैं? प्रोजेक्ट का। तो जिस चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट से आपका कैश फ्लोज का पोजीशन क्या रहने वाला है, तो ये फैक्टर इफेक्ट करेगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन को। अगर आप कुछ डिसीजंस जो ले रहे हो, उस डिसीजन से जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होगा, उससे अगर कैश फ्लो बहुत रेगुलर है या रेगुलर नहीं है, या कैश फ्लो मतलब कि पैसा आना और पैसा जाना, कुछ रिसीट्स आएगा, कुछ पेमेंट्स होगा, है ना। आप कुछ पेमेंट भी करेंगे और क्या कुछ पैसा भी आएगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स के रिगार्डिंग कितना कैश कब आ सकता है, कितना कैश हमें कब पेमेंट करना होगा, उसके रिगार्डिंग चेक करना है। जिस चीज़ को बोलते हैं कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पे, उस इन्वेस्टमेंट पे कब कब पैसा आ रहा है और कब कब पैसा मुझे इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करना है। मतलब कि लोन वगैरह अगर लिया होगा 1 करोड़ रुपए का, और उस लोन को आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट करें प्लांट एंड मशीनरी में, तो उस लोन पे कब कब इंटरेस्ट पे करना है, और प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने से, है ना, क्या प्रोडक्शन हो सकता है, उससे क्या क्या रिसीट्स आएगा, मतलब कैश का इनफ्लो होगा। तो दोनों चीज़ चेक करना है, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। तो चेक बस करना है, उसके बेसिस पे क्या होगा, ये डिसीजन आपका इफेक्ट होगा। कौन सा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो जैसा फ्लो आपको लग रहा है, फ्लो बड़ा अच्छा है, पैसा आने का भी और जाने का भी, मतलब टाइमली सब लग रहा है, तो डिसीजन लिया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। फिर क्या? द रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस प्लांट एंड मशीनरी में, और जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन करोगे। सपोज आपने 1 करोड़ का मार्केट से उठा लिया 10% पे, तो 10 लाख का क्या हर साल क्या होगा? इंटरेस्ट का पेमेंट होगा 10 लाख का, है ना। और जिस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे आपको 15% या 14%, है ना, या 16% का रिटर्न अगर लग रहा है आपको, तब तो आप ये डिसीजन लोगे। मतलब कि आपका रिटर्न कॉस्ट से एक्सीड करना चाहिए, है ना। रिटर्न मस्ट बी मोर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपके डिसीजन से, तो डिसीजन लिया जाएगा, अदरवाइज डिसीजन नहीं लिया जाएगा, डिसीजन चेंज किया जाएगा, कुछ और डिसीजन लेंगे, अमाउंट को चेंज किया जाएगा। द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड मतलब क्या है? देखो, क्राइटेरिया में क्या क्या आ सकता है। आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब ले रहे हो, तो उसमें कितना अमाउंट आप डालना चाह रहे हो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। रेट ऑफ रिटर्न क्या है भाई, है ना। कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है भाई, कैश फ्लो। तो ये इस पॉइंट में द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया, और ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया। और जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, वो बात भी इन्वॉल्व हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब ये होता है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर क्राइटेरिया क्या क्या लग रहा है। डैट मीन्स उस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न क्या मिलने वाला है भाई। तो रिटर्न क्या मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे करने के बाद, कैश फ्लो का पोजीशन कैसा होगा, कब कब आपके पास कैश आ रहा होगा, कब कब आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, ये बात है ना। फिर कितना अमाउंट का पेमेंट करना है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको मार्केट से पैसा रेज करना होगा, उठाना होगा मार्केट से, तभी तो इन्वेस्टमेंट कर पाओगे ना। ठीक, तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक चीज़ बता दूँ, क्लास 12 का एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको ही लेकर डिस्कस कर रहा हूँ, कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप करना चाहे तो मैं रोक नहीं रहा हूँ या मना नहीं कर रहा हूँ, बट एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, तो उसको ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी हमने इस क्लास में डिस्कस कर दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशिंग डिसीजन एंड देन डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो आई होप इस बात को आप अच्छे से समझे हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और से कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।